जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सी-टेट के कुछ प्रश्न करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि अभी जो वर्तमान में पेपर फर्स्ट जो 16 तारीख को हुआ है, उस पेपर के माध्यम से यही पता चलता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के रिपीट कर रहे हैं। जैसा कि जो भी अभ्यर्थी आए हैं परीक्षा देके, आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर रिपीट कर रहे हैं तो 2018 का जो सेट्स है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहे हैं। इसलिए हमने तय किया कि 2018 के पेपर को एक बार देख ही लेते हैं, ताकि आने वाले 20 तारीख के परीक्षा में वो काम आ सके। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कैसे प्रश्न आए थे, क्या हुए थे, उसको ज़रा देख लिया जाए कि 18 में जो आए थे प्रश्न वो क्या है। क्योंकि अगर रिपीट करता है तो आपके नंबर नहीं छूटेंगे, इस बात की गारंटी है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं 2018 में जो पेपर आया था सेट आई का पेपर फर्स्ट जो है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पेपर है, उससे देखते हैं कितने प्रश्न ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो इस बार सी-टेट दिसंबर 2021 में आ सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्रश्नों को। जी हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे सत्य के बारे में पूछ रहा है। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन जो है विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तीसरा ऑप्शन है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा कथन सत्य है आनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में, तो मुझे लगता है कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। जी हाँ, ये राइट आंसर है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। आप लोग देख सकते हैं पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। जी हाँ, ये पहला ऑप्शन ही सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग के बारे में पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं कि जो थॉट दिए हैं पियाजे ने उनके हिसाब से नहीं है, उनके सिद्धांत के हिसाब से नहीं है, इस बात को पूछा जा रहा है। तो बच्चे का विकास जो है गुणात्मक चरणों में होता है, ये सही ऑप्शन है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, जी हाँ, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। अब बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। जी हाँ, पर्यावरण से बच्चे क्रिया करते हैं, अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, सब कुछ पर्यावरण से होता है उनका। इसलिए 3 नंबर जो ऑप्शन है ये गलत है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। यहाँ भी नकारात्मक निगेटिव थॉट के बारे में पूछा गया है। जी हाँ, जान लेते हैं क्या क्या होंगे इसके ऑप्शन और आंसर क्या होगा सही। यहाँ पे पूछ रहा है पूर्व संक्रियात्मक विकास की एक सीमा नहीं है। जी हाँ, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति यह एक सीमा है। प्रतीकात्मक विचार का विकास ये भी एक सीमा है। अनुत्कर्मणीयता ये भी एक सीमा है। अहमन्यता ये एक सीमा नहीं है। जी हाँ, पूर्व संक्रियात्मक ये सीमा नहीं है। अहंकार जो है ये इसकी सीमा नहीं होती है, इसलिए इसका 3 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, किसके अलावा खेल जो है बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, पूरा वीडियो देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न हो सकता है इसमें से अगर 5 भी मैच कर गए तो अगर आपका परीक्षा 1 नंबर से अगर छूट रहा है तो बहुत ही मददगार साबित हो जाएगा ये प्रश्न। क्योंकि प्रीवियस ईयर से 5-6 प्रश्न होते ही होते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही टच कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है इसको देखना। जी हाँ, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से बच्चों युवा
बच्चे जो है निम्नलिखित कारणों से युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। जी हाँ, 4 का जो सही ऑप्शन दिख रहा है हमें, 4 नंबर ऑप्शन का यहाँ पे अलावा, यानी कि 3 जो है इम्पॉर्टेंट हैं। आप क्वेश्चन को ठीक से आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे बताया गया है कि डैश के अलावे, देखिए यहाँ पे जो सुखद समय बिताने का जो सुखद तरीका बताया गया है, इसके अलावे जो 3 हैं ऑप्शन वो उपयोगी हैं, लाभदायक है बच्चे के खेल युवा बच्चों को विकास के लिए। जी हाँ, चलिए 5 नंबर प्रश्न को टच करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? जी हाँ, यहाँ पे एक ऐसे प्रश्न होंगे जिस पे बच्चे सोचने के लिए मजबूर होंगे, निमंत्रण देता है एक तरह से कहे तो पहला ऑप्शन है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? इसमें बच्चा जो है हाँ ना में जवाब देगा, इसमें ज़्यादा सोच नहीं सकता है। दूसरा है, सही जवाब क्या है? इसमें जो है आपका सही जवाब क्या है पूछ रहा है, तो इसमें बच्चा 1-2 लाइन सोचेगा, ज़्यादा नहीं सोचेगा। और रही बात कि तीसरा ऑप्शन देखते हैं, क्या इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? जी हाँ, तीसरा ऑप्शन जो है 5 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन, इसमें बच्चा थोड़ा बहुत सोचेगा। अगर ये पूछा जाता है कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल करें, तो इसमें ज़्यादा सोचने के लिए बच्चा मजबूर होगा, यानी कि 5 का 4 नंबर ऑप्शन सही है। पूरा एक दिमागी खेल है सीटेट, कुछ नहीं है, इसको आप लोग मिनटों में उड़ा सकते हैं, बशर्ते थोड़ी सी अपनी थिंकिंग लगाने की ज़रूरत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन है? जी हाँ, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। 6 का जो होगा दूसरा ऑप्शन क्या है? थीमेटिक इकाई, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग। ये तो बच्चे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं 2 नंबर ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं, आप पेपर सॉल्व किसका कर रहे हैं? 1 to 5 का। तो यहाँ पे बच्चा जो है इकाई, परीक्षण, माप तौल ये सब तो नहीं कर सकता है। प्राइमरी लेवल में आप लोग जानते हैं बच्चे क्या सीखते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं डेफिनेटली, ये आप लोग मान लीजिए। व्यक्तिगत अधिगम, अब बताइए प्राइमरी लेवल का एक बच्चा व्यक्तिगत अधिगम में सक्षम होगा? क्षमता समूह बनाने में सक्षम होगा? छात्रों की लेबलिंग में सक्षम होगा? नहीं होगा। परियोजना बेजी, क्षमता समूह और रैंकिंग, इस सब के लिए सक्षम नहीं होगा। सक्षम किसके लिए होगा? जो आपका 1 नंबर ऑप्शन है, करके सीख सकता है, परियोजना विधि के द्वारा, सहयोग से भी सीख सकता है। तो चलिए नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। देखिए यहाँ पे खोजने वाली बात है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना, ये बात इस बात को नहीं दर्शाता। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं, ये बात भी नहीं दर्शाता। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का प्रतिबिंब करे। जीवन सच्चा शिक्षक है। जी हाँ, ये ऑप्शन भी एक लॉजिक की तरह कार्य करने वाला है, ये भी नहीं होगा। तो जब 1 नहीं हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है, तो तीसरा स्वाभाविक है कि राइट होगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन 3 नंबर है वो सही होगा। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं। जी हाँ, एक ये भी तरीका जो अभी आप लोगों ने देखा कि 7 नंबर प्रश्न का मैं हल कैसे ढूंढा, तो आप सही चीज़ों को छांट के गलत चीज़ भी निकाल सकते हैं जो उसका राइट आंसर होगा, ऐसे भी किया जा सकता है। चलिए प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित के सिद्धांत कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? देखिए कोहलबर्ग
लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में ये सवाल है। यहाँ पे पूछा गया है कि कोहलबर्ग के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनके सिद्धांत में दोनों चीज़ें थे, नैतिक परीक्षण और संज्ञानात्मक परीक्षण, यानी कि संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सामंजस्य स्थापित किया। उन्होंने इस पे सहयोग दिया, उनका समर्थन था कि ऐसा होना चाहिए। चलिए, 8 का 1 हुआ आंसर। प्रश्न संख्या 9 को लेते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र के बारे में आप लोग जानते होंगे, जीडीपी के नाम से जाना जाता है। वायोगोत्स्की का ये सिद्धांत था, इस बारे में जान लीजिए। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस चरणों को जब अधिगम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेवारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सके, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता हो। जी हाँ, इसमें बताया गया क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसमें बच्चा कोई कार्य कर रहा हो और थोड़ा बहुत कहीं अटक रहा हो, तो वहाँ पे एक शिक्षक का काम क्या होता है कि हल्का एक सपोर्ट करके उसको निकाल देने का, मतलब कि वो कार्य को पूरा करा देने का, वही होता है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो होता है वही होता है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। एक संदर्भ को बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सके। जी हाँ, प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। उभयलिंगी व्यक्तित्व, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है, स्त्री लक्षण वाले पुरुष को संदर्भित करता है। वे आम तौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। वे दृढ़ अहंकारी होने की आदत होती है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। इसमें जो 10 नंबर है उसका जो सही ऑप्शन होगा, 2 नंबर ऑप्शन उसका सही होगा, क्योंकि उनमें दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। एक प्रकार से कहें तो अगर फेस उनका मर्दाना होगा तो गुण उनके स्त्री के होंगे, अंग उनके स्त्री के होंगे, या फिर अंग उनका अगर शरीर स्त्री का है तो उनके गुण जो होंगे मर्दाने के होंगे। ऐसे लक्षण, मतलब दोनों में से किसी एक, मतलब दोनों लक्षण का एक समायोजन कर सकते हैं, तो उसी को हम उभयलिंगी कहते हैं। थर्ड जेंडर जिसको आप लोग जानते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ये प्रश्न बार बार रिपीट किया है, 2019 में भी रिपीट किया है, मेरे को याद है। तो चलिए, पहला है मीडिया, दूसरा सामाजिकरण, संस्कृति, ट्यूशन। बच्चे डैश को छोड़ के अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं का ग्रहण करते हैं। जी, मीडिया का जहाँ तक बात है, इसमें भी लिंग की भूमिकाएं की बात की जाती है, ठीक है। समाज में भी की जाती है, सांस्कृतिक में है ही। ट्यूशन में ये बात नहीं की जाती है, लिंग को दर्शाया नहीं जाता। वहाँ पे सभी को एक शिक्षक का कार्य होता है, सभी उसके स्टूडेंट होते हैं, वहाँ पे लिंग वाली बात नहीं होती। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न जो है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। दूसरा है, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। तीसरा है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि मानकीकृत परीक्षण की आलोचनाओं में से एक बताइए आलोचना जो किया जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो आप लोग देखिए, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं।
मानकीकृत में उसमें होता है कि सबसे श्रेष्ठ परीक्षण किया जाता है, इसलिए वो मुख्य धारा के ही पक्षपाती होते हैं। सबसे अव्वल दर्जे की जांच होती है, जो एग्ज़ाम होता है अव्वल दर्जे की, फर्स्ट रैंक की, इसलिए वो मुख्य धारा से मुख्य की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं, पक्षपाती कहलाते हैं। नीचे वाले का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है इस परीक्षण में। एकाधिक बुद्धिमान का सिद्धांत कहता है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि के कई प्रकार हो सकती हैं, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि पढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पे प्रश्न जो कह रहा है कि एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत, यानी कि एकाधिक, एक से अधिक बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, यही कहेगा। इसलिए 13 का 2 आंसर सही है, 13 का 2 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग करते हैं। किस लिए भाई? बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, दूसरा है बच्चे के सीखने की ज़रूरत को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने के लिए, बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जी हाँ, 14 नंबर प्रश्न का जो सीखने के लिए मूल्यांकन होता है तो और सीखने का मूल्यांकन दोनों का उपयोग हम इसीलिए करते हैं। एक जो ऑप्शन है आपका बच्चे की प्रगति और उस उपलब्धि स्तर को जानने के लिए ही दोनों मूल्यांकन एक स्तर का किया जाता है। अगर ये कहें कि सीखने का मूल्यांकन जो है किसके लिए होता है, तो आपको बच्चे की सीखने की ज़रूरत को जानने के लिए, क्योंकि बच्चा क्या सीखा, अभी उसको क्या सिखाना बाकी है, वो जो होता है सीखने का मूल्यांकन वही होता है। इसलिए पहला ऑप्शन जो है 14 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है आपका, बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए ही दोनों परीक्षण किया जाता है, दोनों मूल्यांकन किए जाते हैं, सीखने का मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, दोनों दो चीज़ें हैं ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तीसरा है यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। चौथा ऑप्शन है यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो देखिए यहाँ पे सीधे आप लोग को दिख रहा होगा कि 15 का 4 ऑप्शन जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, इसलिए आप 4 नंबर को ही टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है। संबंधित 3 ये है, लेकिन ये जो है नहीं है, इसलिए 4 सही है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो बड़ा हो गया, इसलिए मैं चाहूँगा कि स्ट्रीमिंग को यहीं पे समाप्त किया जाए। और जैसे ही आप लोग का कमेंट आना चालू होगा कि सर इसके और भी डिफिनीशन को बताएं, तो बाकी के जो प्रश्न हैं 15 वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। फ़िलहाल इसको आप लोग करें और अच्छे से समझें। तब तक के लिए बने रहिए। अगर आपका कमेंट आता है कि सर नेक्स्ट जो सवाल है इसके अपलोड का, तो मैं कल ही अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और खूब बारीकी से इस चीज़ को समझें।